हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक के कर चुके थे पिछली वाली वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वाली वीडियोस में देख लें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। यानी कि बोर ये एक बंदा है, इसने एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या बताया है, क्या बातें बोली हैं। तो इसने टोटल 5 बातें बोली हैं। पहली बात इसने क्या बोली है, बहुत अच्छे से समझना कि इसने बोला है कि एटम के अंदर सेंटर पे, एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक। और न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में, किसमें? एक डेफिनेट पाथ। ये बस ये समझ लो, पहली जो बात इसने बोली थी कि एटम के जो सेंटर पार्ट पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किससे सराउंड होता है? किससे अराउंड होता है? किससे घिरा हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एक फिक्स्ड डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे इस डायग्राम में देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 में जो बना है, ये जो हम शेडेड रीजन कर रहे हैं, ये क्या सेंटर पार्ट है किसका? ये क्या है? ये एटम है, ठीक है। इस एटम को क्या बोलते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये बोर जो बंदा था उसने ये मॉडल बनाया है। किसका मॉडल है? एटम का मॉडल है। उसने एक पहली बात क्या बोली है कि इस एटम के सेंटर पार्ट पे न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है चारों तरफ से। दूसरी इसने क्या बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। और किसके ऊपर घूमते हैं? एक डेफिनेट पाथ पे घूमते हैं, एक डेफिनेट रास्ते पे घूमते हैं, चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसने ये बोली। अब तीसरी बात इसने क्या बोली? तीसरी बात इसने ये बोली कि हर एक ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किस पे चलता है भैया? इलेक्ट्रॉन चलता है ऑर्बिट पे चलता है। किस पे चलता है? ऑर्बिट, या फिर उसको क्या बोलते हैं? शेल पे। और हर एक शेल की, हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इसीलिए ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? इसीलिए ऑर्बिट को बोलते हैं एनर्जी शेल, या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट का दूसरा नाम होता है एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोई भी कि आप कि ऑर्बिट या फिर शेल को एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं, एनर्जी शेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्यों बोलते हैं? हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। बात क्लियर है? तो ये तीसरी बात इन्होंने बोली। चौथी बात इन्होंने क्या बोली कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये जो एनर्जी शेल होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन चलता है, ये बेसिकली एक पाथ है, ये एक रास्ता है। किसके चलने की रास्ता है? इलेक्ट्रॉन के चलने की रास्ता है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1,
2, 3 एंड सो ऑन नंबर से। यानी कि अगर पहली शेल है तो उसको 1 से, दूसरी शेल को 2 से, तीसरी शेल को 3 से। यानी कि पहली एनर्जी लेवल को 1 से, दूसरी एनर्जी लेवल को 2 से, तीसरी एनर्जी लेवल को 3 से एंड सो ऑन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। पहली शेल को हम लोग के शेल भी बोलते हैं, दूसरी शेल को एल शेल बोलते हैं, तीसरी शेल को एम शेल बोलते हैं एंड सो ऑन। तो के एल एम को भी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। के शेल का मतलब क्या? पहली ऑर्बिट। के शेल का मतलब क्या? पहली शेल। के शेल का मतलब क्या? पहली एनर्जी लेवल। के शेल का मतलब क्या? पहली एनर्जी शेल। तो ये चारों नाम किसको बताते हैं? पाथ को बताते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। तो ये चौथी बात इन्होंने बताई। चौथी बात इन्होंने किसके बारे में बताई है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इन्होंने चौथी बात इन्होंने बताई है। फिर उसके बाद पांचवी बात इन्होंने क्या बताई है, और जो कि लास्ट बात है वो ये बताइए। हम चलते हैं किसके पास? जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रॉबैक पढ़ा था रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने क्या किया था, क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जब, क्या बोला था उसने? ये हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये हमने क्या बनाया? पूरा एटम बना दिया है। ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी कि एटम के सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसके अराउंड कौन चलते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में चल रहे होते हैं। ये सब क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। इनडेफिनेट पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, या फिर शेल, या फिर एनर्जी लेवल, या फिर एनर्जी शेल बोलते हैं। ठीक है, चारों में से कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जो आपके इनसे पहले वाले जो बंदे थे, क्या नाम था उनका? रदरफोर्ड। उन्होंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चलता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है, यानी कि एनर्जी को रेडिएट करता है, लॉस करता है। और जब एनर्जी लॉस होगी तो वो न्यूक्लियस की तरफ चिपकता चला जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ चिपकता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ जाकर के चिपक जाएगा। ये उनका गलत पोस्टुलेट था, जिसको रद्द किया है किसने? बोर ने रद्द किया है। बोर ने क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के बाहर एक पाथ में, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ये इन्होंने पांचवी बात बोली थी। पहली शेल जो आपकी के शेल होती है उसकी सबसे लीस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी शेल की, उसके बाद तीसरी शेल की एनर्जी। ठीक है, बात क्लियर है? यानी कि ये आपकी लोअर शेल हो गई, ये हायर शेल हो गई, और ये हायर शेल हो गई। जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से, और इन्होंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल पे जंप कर सकता है। क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल पे जंप कर सकता है। जब वो हायर शेल से लोअर शेल पे जंप करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर, एनर्जी को लूज करता है। और इन्होंने क्या बोला? जब हायर शेल से, हायर शेल टू लोअर शेल, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो क्या करेगा? लूज एनर्जी, तो वो एनर्जी को लूज करेगा।
और जब वो लोअर से हायर शेल पे जंप करेगा तो वो एनर्जी गेन करेगा। बात क्लियर है? तो इन्होंने ये पांचवी बात बोली, एक बार फिर से बता दें। पहली बात इन्होंने क्या बोली कि एटम के सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। दूसरी बात बोली कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में चल रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, और उस डेफिनेट पाथ का नाम क्या होता है? ऑर्बिट बोलता है, जो कि ऑर्बिट होता है, जो कि उन्होंने तीसरी बात बोली थी। और ऑर्बिट के दो नाम भी बोले थे, और ऑर्बिट को दो नाम इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्बिट की हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। फिर उसके बाद चौथी बात किसके बारे में बोली? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात बोली। पांचवी बात किसके बारे में बोली? कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल पे जंप कर सकता है। जब वो हायर शेल से लोअर शेल पे जंप करता है तो वो लॉस करता है, एनर्जी को लॉस करता है, और जब वो लोअर से हायर पे जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है। फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज आपकी 4B आ जाता है। 4B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नेम द 3 फंडामेंटल पार्टिकल। हमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल बताने हैं एटम के, तो बताइए 3 फंडामेंटल पार्टिकल क्या हैं? एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल बताइए। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा, गिव द सिंबल एंड चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? स्मॉल ई। प्रोटॉन का सिंबल क्या है? स्मॉल पी। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है? स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? -1। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है? +1। और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? 0। बात क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज बताते हैं, एक सब बहुत कायदे से समझना है बेटा आपको। ये दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल से पहले एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? या फिर मास नंबर को हम ये भी लिख सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूट्रल स्टेट में। बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर यह सवाल में क्या चीज है? ये देखो, और इसको लिखते कैसे हैं? जैसे कोई भी एटम है तो लिखते कैसे हैं? जैसे यहां पे सोडियम है, सोडियम को डिनोट कैसे करते हैं? सोडियम को नीचे लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? मास नंबर। बात क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर हम लोगों को सोडियम का दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को क्या दिया हुआ? 11 Na23। इससे हम लोगों को एटॉमिक नंबर क्या मिल जाएगा भैया? एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर 11। मास नंबर बताओ भैया। मास नंबर क्या हो गया? 23। अच्छा, अब ये बताओ, अभी देखो, अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से इस तरीके के सवाल होंगे। यहां पर हम लोगों को पहले से नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या गिवन है 11, हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और हमें क्या गिवन है 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम है 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 23। ये 11 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 23 में से 11 बचा, क्या बचा? 23 में से 11 गया, क्या बचा? 12। तो भैया P की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। बात क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? हमें निकालना है Q, निकालना है। Q का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 15 Cl, 15 नहीं है यार, 35 है। 35 17 Cl35। एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? नीचे वाला, यानी कि 17 है। मास नंबर बताओ? 35। और मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 35। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोगों को मालूम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम है, यानी कि ये वैल्यू मालूम है। क्या वैल्यू मालूम है? 18 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 35। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा? 35 माइनस 18। बताइए 35 माइनस 18 क्या आएगा? बताओ। अरे बताओ भैया, 35 माइनस 18 17। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 17। क्लियर है कैसे सवाल हो रहे हैं? अच्छे से देख लेना। अब तीसरे में देखो क्या पूछा है, R की वैल्यू पूछी है। R की वैल्यू यानी कि ये डिनोट करना है हमें, इस तरीके का लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे लिखते हैं। सबसे नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद हम सपोज दैट हमने कैपिटल X मान लिया इसको, इस एलिमेंट का नाम कैपिटल X, और ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है? 92। तो 92x। अब मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 92, और प्लस यानी कि 146। तो 92 प्लस 146 कितना आ जाएगा? 208। तो 208 ये किसकी वैल्यू हो गई? कैपिटल R की वैल्यू हो गई। बात क्लियर है? और ये S क्या है? ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। यूरेनियम पहले ही से दिया हुआ है, तो यानी कि कैपिटल X की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल U लिखेंगे। ये आपका क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है?